आप अध्ययन कर रहे हैं स्टडी 99 साइंस पर। यह क्लास 12th की केमिस्ट्री की क्लास है। इस क्लास में यूपी बोर्ड या बिहार बोर्ड या किसी अन्य बोर्ड एग्ज़ाम्स की आप बेहतर तैयारी कर सकते हैं। इस क्लास की लेवल नीट, आईआईटी, जेई आदि तक का है। आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देख रहे थे कार्बन टेट्राक्लोराइड के रासायनिक गुण। तो रासायनिक गुण में हमने पिछले क्लास में जो है 2 रासायनिक गुण देख लिए थे। चलिए अगला देख लेते हैं। जल अपघटन, तीसरी है जल अपघटन, वाटर हाइड्रोलिसिस। जल अपघटन मतलब जल का बाहर निकलना ही अपघटित होना ना। भाई जल का बाहर निकलना ही जल अपघटन होता है। निकालोगे कैसे? देखो जलीय KOH लेंगे। क्या लेंगे? जलीय KOH। किस पर? अपने कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 है। इस पर 4 कितना Cl है? 4 है। तो हम जो है NaOH अब हम कितना लेंगे? 4 भाग लेंगे। 4 Na 4 Cl के साथ NaCl बना लेगा। यही तो होगा भाई, ये जलीय होगा। जलीय जब लेंगे तो 4 Na 4 Cl बना NaCl और ये इसके साथ जुड़ जाएगा, यानी 4 NaCl निकल जाएगा और ये बन जाएगा C। भाई C है ही है और OH लग जाएगा इस पर, तो ये ऐसे हो जाएगा। एक OH इधर लगेगा, एक OH इधर लग जाएगा, एक OH इधर लग जाएगा, एक OH इधर लग जाएगा। ध्यान से देखिए, HOH H2O बना लेगा और HOH जो है H2O बना लेगा। बचा क्या? C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड CO2 बचा ना। और इसमें क्या बचा? इसमें से अगर हम 2H2O निकाल दें तो CO2 बचा। पुनः जो है कि देखो हमने क्या लिखा है, NaOH लिखा है ना। पुनः जो है NaOH ले लेते हैं। जब NaOH लिए तो NaOH, पुनः NaOH 2 पार्ट गिन लोगे तो Na2CO3 बना लेगा। NaCO3 देखो 2 O है, एक को यहां से लग जाएगा, CO3 हो जाएगा और H 2H एक को H2O बना लेगा। H2 ये अस्थायी है। इसको आप वन स्टेप में देखना चाहो, CCl4 देखो 4 यहां लिए हो और 2 यहां लिखे हो, कितना हो गया? 6 NaOH। आप NaOH की जगह जो है KOH भी ले सकते हो, ठीक है। चलिए, और जब लोगे तो देखो यहाँ पे 4 NaCl निकला है और 2 एक 3H था, K2CO3 हो जाएगा और प्लस कितना निकला है? 4 KCl और प्लस जो है और क्या है? 3H2। चक्कर जलीय पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये है कार्बन टेट्रा, ये है पोटेशियम कार्बोनेट, पोटेशियम क्लोराइड, ये पानी है। देखो जब हम कार्बन टेट्राक्लोराइड को जलीय NaOH तथा KOH के साथ अपक्रिया कराते हैं तो हमें पोटेशियम कार्बोनेट या सोडियम कार्बोनेट और सोडियम क्लोराइड अथवा पोटेशियम क्लोराइड प्राप्त होता है। समझ में आ गया? अब इस देख लो, इसमें भी जल निकला है तो जल निकलना ही जल अपघटन कहलाता है, ठीक है। अब हेडिंग डाल लो, SbF3 अथवा SbF5HF के साथ अभिक्रिया, रिएक्शन में
Sb F3 R Sb F5 ऑब्लिक HF। ये रिएक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोबारा फिर मिलेगा। देखिए एंटीमनी ट्राइफ्लोराइड है और एंटीमनी पेंटाफ्लोराइड, इसकी अपक्रिया जो है दोनों में से कोई एक होगा, HF के साथ कराएंगे। ठीक है, तो इसमें जो है जैसे मान लीजिए CCl4 है, HF की क्रिया कराएंगे। पहले HF की क्रिया कब होगा, जब हम एंटीमनी ट्राइफ्लोराइड या एंटीमनी पेंटाफ्लोराइड लेंगे। देखो कराएंगे क्रिया HF से, उत्प्रेरक के रूप में चाहे इसको ले लेंगे चाहे इसको ले लेंगे। तब ये करेगा क्या, देखो हाइड्रोजन और क्लोरीन आप जानते हो HCl बनेगा निकलेगा, तो फ्लोरीन मजबूरन लगेगा, तो CCl2F2 हो जाएगा और प्लस HF हो जाएगा। HF क्या, वहां से Cl निकलेगा ना, तो HCl हो जाएगा। अरे दो फ्लोराइड आयन है, तो दो क्लोरीन आयन को हटाएगा यहाँ से, अपना बैठेगा, और ये दो हाइड्रोजन दो क्लोरीन, अरे इकट्ठा लिखा है, कहा मतलब जब HF लिखा है तो क्या HF है, H प्लस F नेगेटिव टूटेगा, और ये CCl4 अब यहमा से जब टूटे तो यहमा कुछ लगाए, यहमा कुछ ले कि ना ले, बगलिया एहताज लिखा है, अब तो थोड़ी लिखा है कि ऐसे ऐसे नोट कर दीजिए, तो यहमा से मजबूत, जाहिर सी बात है इस क्लोरीन इनका मिले, इस फ्लोरीन इनके लगे जाए, तो ये बनेगा। और ये जो बना है इसे फ्रेयान 12 बोलते हैं, फ्रेयान 12 कहा जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 3 पार्टिकल से Cl4 ले लिया गया, इस पर जो है 2 पार्टिकल Sb ले लिया गया, तो ये 5 वाला उत्प्रेरक, ये वही फ्रेयान बनेगा, से Cl2F2 बनेगा प्लस Sb Cl3, ये दो पार्टिकल बनेगा। देखो ट्राइफ्लोराइड लिए थे, अब ये क्या किया कि फ्लोराइड इसमें लगाएगा, क्लोराइड अपना लेगा, ठीक है, तो ट्राई क्लोराइड ये बन जाएगा, और ये कितना है 3 पार्टिकल है, तो 3 ये भी बनेगा, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 4 ते 12, क्लोरीन यहाँ है, तो 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, ये बनेगा। ये भी आपका वही है, ठीक है, समझ में आया कि नहीं। जब हम कार्बन टेट्राक्लोराइड को एंटीमनी पेंटाफ्लोराइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में HF अथवा एंटीमनी ट्राइफ्लोराइड की क्रिया कराते हैं तो हमें फ्रेयान प्राप्त होता है, डाइक्लोरोमेथेन प्राप्त होता है। समझ में आ गया कि नहीं। एंटीमनी ट्राइक्लोराइड और यह है फ्रेयान 12, ये इसी को डाइक्लोरोमेथेन भी कहते हैं, या फ्रेयान 12 कहा जाता है। रायमर टेमन इसको बताए थे ना अभिक्रिया, वहां जो है दूसरे हिसाब से बताए थे या दूसरे में, रायमर टेमन रिएक्शन, रायमर टेमन रिएक्शन, इसमें कुछ है नहीं, ये है आपका फिनाल, फिनाल तो पहचान ही रहे होंगे, ठीक। इस पर आप जो है CCl4 Na अथवा KOH लोगे, KOH मान लीजिए ले लेंगे, ठीक। देखिए 4 Cl है ना, तो 4 भाई 4 Cl है तो 4 K होगा, तो 4 KCl निकल जाएगा, अरे ये KCl निकल जाएगा, 80 यहाँ बचेगा भाई, CCl4 है, CCl4 और प्लस 4 KOH है, कितना KOH है, एक 4 KOH है, ऐसे तो है 4 KOH, एक H2O ये हो जाएगा और एक H2O हो जाएगा, और ये 4 K जो है 4 Cl से के साथ KCl बना लेगा,
बचा क्या है, सी बचा है और डबल ओ बचा है, ये तो बचा है, तो COO हो गया, परमा से ही निकला है और सातवां 2H2O निकला है। ठीक, अब ये जो है यही कहीं जुड़ेगा, आर्थो या पैरा कहीं ना कहीं तो जुड़ेगा, तो आर्थो मान ले जोड़ेंगे तो COO जोड़ेंगे और H तो यहाँ पहले से बा, तो ये हो जाएगा सीधा सीधा बन जाएगा, इसमें दिमाग पे ही नहीं लगाना है। आर्थो भी बन सकता है, पैरा भी बन सकता है, एक OH यहाँ हो जाएगा COOH, कोई जरूरी नहीं यही बने, ये भी बन सकता है COOH, समझ में आया नहीं? अब कह दो कि बैलेंस कैसे हो, या दो देखा जब ढेर सारा आप लोगे तो कुछ ये बनेगा कुछ ये बनेगा। ठीक, तो इसका नाम है सैलिसिलिक अम्ल, सैलिसिलिक एसिड। इसका नाम आप लिख सकते हो आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड, और इसको कह सकते हो पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड ये भी है, ये भी है, दोनों है। आर्थो हाइड्रोक्सी, देखो एक कार्बन जो टॉप पे होता है, जो ब्रांच होते हैं उसके बगल वाले जो कार्बन होते हैं आर्थो होते हैं, और सामने वाला पैरा होता है। तो अब चूंकि ये बड़ा ग्रुप है, नियमता ये पहले लाग रहे हैं, लेकिन अब इनसे बड़ा ग्रुप लाग गया तो नंबरिंग यहीं से स्टार्ट हुई, तो बगल वाला ये आर्थो, या ये आर्थो पोजीशन होता है, ये और ये, इनका अगर देखो तो ये और ये, इनके बात करो तो इनके ही आर्थो आई, आर्थो आई। ठीक, तो ये बन जाएगा आर्थो हाइड्रोक्सी, और इनका जब इनके साथ लिखा जाए तो बेंजोइक ग्रुप बेंजीन आवे करे, और उसका ओइक एसिड कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, तो ये हो जाएगा बेंजोइक एसिड, और ये पैरा पोजीशन पे है, सामने है, तो पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। लिख लो, कैसे लिखोगे, जब हम फिनाल पर कार्बन टेट्राक्लोराइड तथा पोटेशियम अथवा सोडियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया कराते हैं तो हमें सैलिसिलिक एसिड प्राप्त होता है। हेडिंग डाल लो उपयोग, उपयोग, ये कार्बन टेट्राक्लोराइड के उपयोग है। पहला उपयोग लिख लो अग्निशामक, जानते हो ना, अग्निशामक के रूप में पायरीन के नाम से किया जाता है। देखो ये जो है आज्वलनशील होता है, ठीक है, कार्बन टेट्राक्लोराइड आज्वलनशील होता है और वायु से भारी होता है, तो इन दो गुण होने के कारण इसे जो है अग्निशामक के रूप में पायरीन के नाम से प्रयोग किया जाता है। किस नाम से? पायरीन के नाम से प्रयोग किया जाता है। चलो दूसरा लिख लो, रेजिन, तेल, वसा आदि के विलायक के रूप में, विलायक के रूप में, विलायक जानते हैं, अरे वह घोले तेल वसा रेजिन का जो है CCl4 में घोलने के लिए, CCl4 में घोला जाता है, जिसमें कोई चीज घोला जाता है वो विलायक कहलाता है। ठीक है, तो विलायक के रूप में प्रयोग किया जाता है। तीसरा, प्रयोगशाला में, हाँ प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में, इसको तो आप अच्छे जानते हो। ठीक, चौथा, फ्रेयान, प्रशीतक के निर्माण में, बस इतना करना बहुत, फ्रेयान 12 के निर्माण में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो ये मेन उपयोग है, एक तो ये वायु से भारी और आज्वलनशील होने के कारण इसे जो है अग्निशामक यंत्रों में जो है पायरीन के नाम से किया जाता है। और दूसरा है रेजिन, तेल, वसा आदि के विलायक के रूप में, एक है प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में, और फ्रेयान 12 के निर्माण में। फ्रेयान ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हेडिंग डाल, इंपॉर्टेंट बहुत है, लेवल लगा लीजिएगा। पहली बात, फ्रेयान होता क्या, देखो अभी अभी हमने फार्मूला बताया था CaCl2F2, समझ में आया कि नहीं? तो फ्रेयान होता क्या है भाई, एक क्लोरो है, एक फ्लोरो है,
क्लोरो और फ्लोरो, और ये मेथेन है ना, एक कार्बन के लिए किसका प्रयोग करते हो, मेथेन। तो फ्रेयान जो होता है क्लोरोफ्लोरो से व्युत्पन्न, यानी क्लोरोफ्लोरो से ही उत्पन्न हुआ होता है, ठीक है। फ्रेयान क्या होता है, क्लोरोफ्लोरो व्युत्पन्न मेथेन होता है, समझ में आया। पहला पॉइंट लिख लो, मेथेन का एथेन के क्लोरो फ्लोरो क्लोरोफ्लोरो व्युत्पन्न फ्रेयान कहलाते हैं, फ्रेयान कहलाते हैं। यानी कहने मतलब जो मेथेन और एथेन के क्लोरोफ्लोरो व्युत्पन्न होते हैं उन्हें फ्रेयान कहते हैं, ठीक। दूसरी खास बात क्या है इनकी, देखिए दूसरी खास बात है ये अज्वलनशील यानी रंगहीन द्रव होते हैं जो प्रशीतक रेफ्रिजरेंट वातानुकूलन एयर कंडीशनर में प्रयुक्त होते हैं। देखिए दूसरी बात है ये अज्वलनशील होते हैं। कैसे होते हैं, अज्वलनशील होते हैं, रंगहीन द्रव होते हैं और इनमें कोई रंग नहीं होता, ठीक है। सब जैसे अज्वलनशील रंगहीन, जैसे वायुमंडलीय में बहुत सारी गैसें हैं इनमें कोई जो है रंग नहीं होता, ऐसे रंगहीन द्रव होते हैं जो शीतक एवं वातानुकूलन में प्रयुक्त होते हैं। प्रशीतक जानते हो, फ्रिज का नाम सुना है, फ्रिज है आपके घर में ना, तो उस फ्रिज में कहते हैं गैस खत्म हो गई है, ठंडा नहीं करता है, तो यही गैस होती है फ्रेयान 12, ठीक है। फ्रेयान 12 जो है रेफ्रिजरेंट में यानी फ्रीजर में जो है ये प्रशीतक के रूप में प्रयोग किया जाता है। और सुनिए एसी का नाम सुने होंगे, एयर कंडीशनर। तो एयर कंडीशनर जो वातानुकूलन एसी होता है उसमें भी यही गैस फ्रेयान 12 का प्रयोग किया जाता है। अभी यही गैस ना डाला जाए तो वो जो है आपका शीतलन नहीं होगा, नहीं ठंडा नहीं करेगा, केवल वैसे ही रहेगा। समझ में आ गया ना। ये अज्वलनशील रंगहीन द्रव होते हैं जो प्रशीतक यानी रेफ्रिजरेंट में एवं वातानुकूलन एयर कंडीशनर में प्रयुक्त होते हैं। क्या इसको बनाने की विधि देख लो, बनाने की विधि बनाओगे कैसे, तो बनाने में सबसे पहला है CCl4 एंटीमनी ट्राइफ्लोराइड की क्रिया, और ये 3 भाग ले लो इसको, ट्राइफ्लोराइड है, इसका एंटीमनी पेंटाफ्लोराइड, ट्राइफ्लोराइड से क्रिया कराओगे, पेंटाफ्लोराइड जो है उत्प्रेरक होगा। तो अब ये अदला बदली करेंगे भाई, CCl2F2, अरे फार्मूला याद है तो उसी को पहले लिखोगे, 2 Cl होगा 2 फ्लोरीन होगा, और ये बदल जाएगा, क्या बदलेगा, ये आ जाएगा एंटीमनी ट्राइफ्लोराइड था तो ट्राइफ्लोराइड हो जाएगा, बस। इसका नाम है डाइक्लोरोमेथेन, और इसी को और क्या कहते हैं, फ्रेयान 12। इसका ध्यान रखिएगा। पहली विधि हो गई भाई, कार्बन टेट्राक्लोराइड को एंटी ट्राइफ्लोराइड से क्रिया कराते हैं प्रेजेंस ऑफ एंटीमनी पेंटाफ्लोराइड की उपस्थिति में, तो हमें फ्रेयान 12 प्राप्त होता है, ठीक। इसी तरीके से दूसरी विधि है CCl4, हमने HF से रिएक्शन कराया था, किससे, हाँ एंटीमनी पेंटाफ्लोराइड, ठीक है। तो ये भी वही बन जाएगा CCl2F2 और प्लस 2HCl बन जाएगा ना, अदला बदली करवा दोगे, आप यहाँ ले लोगे Cl ले लोगे, तो ये भी वही बनेगा फ्रेयान 12, ठीक। जान लो बहुत है, ये बहुत आसान है, इजी है, आराम से इसको देख लो, समझ में आ गया। इसमें कुछ नहीं है, कार्बन टेट्राक्लोराइड को एंटीमनी ट्राइफ्लोराइड के साथ क्रिया करा दीजिए प्रेजेंस ऑफ एंटीमनी पेंटाफ्लोराइड की उपस्थिति में, तो डाइक्लोरोमेथेन या फ्रेयान 12 प्राप्त होता है, ठीक।
देखो ये तो फ्रेयान गैस एयर कंडीशनर और रेफ्रिजरेटर्स हैं, इसमें जो है प्रशीतक के रूप में प्रयोग किया जाता है। ये वैसे तो विषैली गैस नहीं है, लेकिन ये जो है नुकसानदेह गैस होती है वायुमंडल के लिए। ये ओजोन गैस को धीरे धीरे नष्ट करती है। ओजोन लेयर लगा है ना, वायुमंडल में एक मोटी सी लेयर बनी हुई है ओजोन गैस की, जो ऊपर से जितनी हानिकारक किरणें आती हैं प्रकाश से, सूर्य के प्रकाश से, उन सभी हानिकारक किरणों को ओजोन लेयर अपने पे एब्जॉर्ब कर लेती है और छान करके जो हानिकारक किरणें होती है उनको रोक लेती है, और जो हानिकारक नहीं किरणें होती है उन्हीं को पृथ्वी पर भेजती है। अब पता चल रहा है ये गैस नीचे से आ रही है और ओजोन गैस को धीरे धीरे नष्ट कर रही है, और ओजोन गैस को जब धीरे धीरे नष्ट करेगी तो क्या होगा, हानिकारक किरणें नीचे आएंगी और फिर हम लोग के त्वचा रोग बहुत होंगे। ये सूर्य का प्रकाश इतना खतरनाक होता है, अगर डायरेक्टली आके पड़ जाए हम लोग के शरीर पे तो त्वचा रोग काफी उत्पन्न करेंगे। तो अब इनके कैसे जो है ओजोन गैस को नष्ट कर रही है, इनके बारे में थोड़ा देख लो। फ्रेयान के पर्यावरणीय प्रभाव, फ्रेयान के पर्यावरणीय प्रभाव, तो फ्रेयान जो है, फ्रेयान प्रशीतक ठंडा करने के लिए प्रशीतक कहा जाता है। प्रशीतक के रूप में प्रयोग होने वाला मुख्य रसायन है, मुख्य रसायन एक प्रकार का रसायन है ना, रसायन है जो वातावरण के ओजोन क्षरण के लिए उत्तरदायी गैस है तथा ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए भी उत्तरदायी है। ओजोन क्षरण में होने वाली अभिक्रियाएं कुछ इस प्रकार से हैं। देखिए हमने कहा कि फ्रेयान प्रशीतक के रूप में प्रयोग होने वाला एक रसायन है। जाहिर सी बात है, फ्रेयान जो है प्रशीतक के रूप में प्रयोग होने वाला एक मुख्य रसायन है जो वातावरण के ओजोन क्षरण के लिए उत्तरदायी गैस है। जो वैसे फ्रेयान 12 लिक्विड अवस्था में इसको द्रवित किया जाता है, होती है गैस, लेकिन इसको द्रवित किया जाता है, द्रवित करके डाला जाता है, तो अब वो जो उड़ेगी तो गैस ही उड़ेगी, तो ओजोन क्षरण के लिए उत्तरदायी गैस है। आगे कह रहा तथा ग्रीन हाउस प्रभाव, यानी उसमें जो इफेक्ट है ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए भी यह उत्तरदायी गैस है। ये तो एक ओजोन के लिए भी उत्तरदायी गैस है, हानिकारक गैस है, और दूसरा ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए भी ये हानिकारक गैस है। अब ओजोन क्षरण में किस प्रकार से अभिक्रिया करते हैं, कैसे जो है नष्ट कर रहे हैं, इनको हम इस प्रकार से देखते हैं। देखिए ये हमारा है CF2Cl2, यही तो फ्रेयान है, फ्रेयान है। ये क्या करते हैं, टूटते हैं, Cl में टूटेंगे, साथ में CF2Cl, ध्यान समझिए। ये जब उड़ते हैं, प्रकाश मिलता है, तो ये फ्री रेडिकल्स में टूटते हैं। फ्री रेडिकल जानते हो, ये देखो एक डॉट इधर लगा देते हैं, ये अपने में से क्लोरीन, एक्साइटेड क्लोरीन मुक्त करेंगे, ठीक। अब ये एक्साइटेड क्लोरीन मुक्त हुआ, अब ये जो है ओजोन से क्रिया करेंगे, किससे, ये जो एक्साइटेड क्लोरीन है ये O3 के पास जाएगा और O3 को तोड़ देगा। कैसे तोड़ेगा, ClO बना लेगा एक्साइटेड और O2 अलग कर देगा। समझ में आया नहीं, यानी एक्साइटेड Cl जो है O3 से O ले लेगा, ये ClO बना लेगा एक्साइटेड और O2 बना लेगा, ठीक। अब ये एक्साइटेड जो ClO है, अब ये नसेंट O से क्रिया करेगा और फिर जो है एक्साइटेड Cl तो बनेगा ही, साथ में O2 बना लेगा। समझ में आया कि नहीं समझ में?
आप फ्रेयान गैस उड़ाए, यहाँ से उड़ के गया, उड़ के जाएगा, तो जैसे इसको प्रकाश मिलेगा ये फ्री रेडिकल्स में टूटेगा। आपने मीथेन का क्लोरीनीकरण पढ़ा है ना, तो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरीनीकरण होता है। अब क्लोरीनीकरण कैसे होता है? जैसे Cl2 होता है, जब इसको Hb मिलता है तो 2 Cl में टूट जाता है, एक्साइटेड। अब ये एक्साइटेड Cl जो है किसके साथ क्रिया करता है? जैसे CH4 है, CH4 पे ये एक्साइटेड Cl क्रिया करता है और ये CH3Cl बनाते हैं और साथ में जो है HCl बनाते हैं। क्या बनाते हैं? और ये एक्साइटेड बनाते हैं, ये एक्साइटेड बनेगा, HCl नहीं एक्साइटेड होगा, ये एक्साइटेड। ये प्रक्रिया चलती है तो कुल मिला के ये एक्साइटेड Hb जो है एक्साइटेड फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल का मतलब होता है ये मुक्त अवस्था में एक्साइट हो जाते हैं, और एक्साइट हो जाते हैं तो किसी न किसी क्रिया करेंगे। तो ऐसे यहाँ पे एक्साइटेड बना। अब ये एक्साइटेड क्या करेगा? ओजोन को ही तो खाएगा ये, और उसी से रिएक्शन करेगा। तो ओजोन को क्या करेगा? O2 में तोड़ देगा और एक नेसेंट ऑक्सीजन ले लेगा अपना। तो ऐसे बहुत सारे तोड़ देगा भाई, नेसेंट ऑक्सीजन अलग कर देगा और O2 अलग कर देगा। और जब कई नेसेंट ऑक्सीजन हो जाएंगे तो नेसेंट ऑक्सीजन मिलकर के O2 बना लेंगे, यानी O3 जो है O2 में कन्वर्ट हो जाएगा। और जब O2 में कन्वर्ट हो जाएगा तो धीरे धीरे लेयर जो है O3 खत्म हो जाएगी और O2 की लेयर वहां उपस्थित हो जाएगी। समझ में आएगा? अब जितना ओजोन है अगर वो ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाएगा तो ऑक्सीजन थोड़ी रोक रहा है, ऑक्सीजन जो है हानिकारक किरणों को नहीं रोक रहा, ओजोन हानिकारक किरणों को रोक रहा है। तो अब ओजोन रहेगा ही नहीं, ऑक्सीजन रहेगा, तो ऑक्सीजन तो नीचे भी तो है। तो ये इस तरीके से ये प्रक्रियाएं हो रही है और जो है ओजोन परत का धीरे धीरे नष्ट कर रही है।